बेसिकली ये उन क्रिएटिव एक्सप्रेशंस के बारे में है जो प्री हिस्टोरिक ह्यूमंस ने छोड़े हैं, सही? एग्जैक्टली इसमें देखें सिंपल सैंड या क्ले ड्राइंग से लेकर रॉक आर्ट और मोबाइल आर्ट जैसी परमानेंट फॉर्म्स भी शामिल हैं। कुछ हिंट्स लोअर पेलियोलिथिक पीरियड मतलब सबसे पुराने स्टोन एज से मिलते हैं, लेकिन जो पक्का एविडेंस है वो अपर पेलियोलिथिक से आता है। रॉक आर्ट सबसे कॉमन है, केव्स की वॉल्स, सीलिंग्स, रॉक शेल्टर्स पर मिलती हैं और इसके स्टाइल्स और थीम्स वो टाइम के साथ बदलते गए। अच्छा, कैसे बदले? जैसे अपर पेलियोलिथिक में पेंटिंग्स के 3 मेन सब्जेक्ट्स थे, ह्यूमंस, एनिमल्स और ज्योमेट्रिक पैटर्न्स। एनिमल्स के फिगर्स काफी बड़ी और नेचुरलिस्टिक मतलब रियलिस्टिक होती थी। कलर्स जो यूज हुए रेड, व्हाइट, ग्रीन, ब्लैक, ऑकिर जो भी उन्हें आसपास मिलता था। इंपॉर्टेंट साइट्स हैं भीमबेटका इंडिया में, अल्टामेरा स्पेन में और शॉवेट फ्रांस में। फिर आया मेसोलिथिक पीरियड यानी मिडिल स्टोन एज। इस टाइम पेंटिंग्स थोड़ी छोटी और ज्यादा डायनामिक हो गई, मतलब मूवमेंट दिखाया गया, थीम्स भी बढ़ गए। ग्रुप हंटिंग सीन्स काफी कॉमन है जिनमें कभी कभी रिचुअलिस्टिक एलिमेंट्स भी दिखते हैं। रेड ओकर कलर काफी यूज हुआ। साइट्स हैं भीमबेटका और आदमगढ़ इंडिया में और आइबेरियन मेडिटेरेनियन बेसिन स्पेन में। और न्यूलिथिक में? और नियोलिथिक पीरियड या न्यू स्टोन एज तक आते आते आर्ट का फोकस रियल वर्ल्ड से हटकर थोड़ा सिंबॉलिक या आइडियलाइज्ड सुपर वर्ल्ड पर चला गया। अब एग्रीकल्चर और कम्युनिटी लाइफ के सीन्स भी आने लगे। कलर्स में रेड और व्हाइट ओकरे यूज हुए। साइट्स जैसे कुबगल्लू इंडिया में और यूनान चाइना में मिलती हैं। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग कैटेगरी है होम आर्ट या मोबाइल आर्ट। इसमें पर्सनल ब्यूटिफिकेशन की चीजें आती हैं जैसे नेकलेसेस, ब्रेसलेट्स, शेल्स और बाद में नियोलिथिक, चाल्कोलिथिक यानी कॉपर स्टोन एज की पेंटेड पॉटरी जिन पर कॉम्प्लेक्स डिजाइन्स होते थे। वाओ, तो ये आर्ट एक विंडो की तरह है प्री हिस्टोरिक ह्यूमंस के माइंड, उनके बिलीव्स और डेली लाइफ को समझने के लिए। एक सवाल आता दिमाग में, ये जो शिफ्ट हुआ, पहले एनिमल्स को बिल्कुल रियलिस्टिक बनाना और फिर बाद के पीरियड्स में ज्यादा सिंबॉलिक आर्ट की तरफ जाना, ये ह्यूमन थिंकिंग के एवोल्यूशन के बारे में क्या सजेस्ट करता है? व्हाई दिस चेंज? कोई आइडिया? हाँ, ये एक सोचने वाली बात है। शायद एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप हो रही थी या फिर रिचुअल ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए थे। इंटरेस्टिंग पॉइंट। चलिए अब एक स्पेसिफिक एग्जांपल देखते हैं, Q34 भीमबेटका रॉक आर्ट। ये मध्य प्रदेश में एक मैसिव प्री हिस्टोरिक साइट है। करेक्ट। इसे वीएस वकांकार ने 1957 में डिस्कवर किया था। सोचिए, यहाँ 800 से ज्यादा नंबर्ड केव्स हैं और लगभग 500 में पेंटिंग्स हैं। ये प्री हिस्टोरिक आर्ट की एक इनक्रेडिबल गैलरी है। इतनी इंपॉर्टेंस है कि 2003 में इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया। तो यहाँ की आर्ट में भी वो पीरियड्स वाले डिफरेंसेस दिखते हैं? जी बिल्कुल। भीमबेटका की आर्ट को हम डिफरेंट पीरियड्स में डिवाइड कर सकते हैं एवोल्यूशन देखने के लिए। पहला अपर पैलियोलिथिक। पेंटिंग ज्यादातर लीनियर हैं, बड़े एनिमल्स जैसे बाइसन और टाइगर्स की। कलर्स यूज हुए हैं ग्रीन और डार्क रेड। फिर मीजोलिथिक, इस पीरियड की सबसे ज्यादा पेंटिंग्स मिलती हैं, साइज में छोटी हैं और थीम्स बहुत सारे हैं। ग्रुप हंटिंग सीन्स कॉमन है जिनसे उनके वेपन्स जैसे स्पेयर्स, बोज, एरोज का भी आइडिया मिलता है। इंटरेस्टिंगली एनिमल्स ज्यादा नेचुरलिस्टिक हैं कंपेयर टू ह्यूमंस जो स्टिक फिगर्स जैसे हैं। कलर्स थे रेड और व्हाइट। और चाल्कोलिथिक, इन पेंटिंग से पता चलता है कि भीमबेटका के केव ड्वेलर्स मालवा प्लेन्स के एग्रीकल्चरल कम्युनिटीज के कॉन्टैक्ट में थे, शायद गुड्स एक्सचेंज करते थे। पैस्टोरल लाइफ यानी एनिमल हर्डिंग और डिफरेंट ग्रुप्स के इंटरैक्शंस के सीन्स हैं। कलर्स यहाँ भी रेड और व्हाइट हैं। और इन पेंटिंग्स को बनाने के टेक्निक्स भी अलग-अलग थे क्या? हाँ, स्कॉलर वाई मैथपाल ने 4 मेन स्टाइल्स आइडेंटिफाई किए हैं। ड्राई कलर पाउडर पिगमेंट यूज करना, वेट ट्रांसपेरेंट पिगमेंट को पानी में मिक्स करके, ऑयल टेम्पेरा पिगमेंट को ऑयल या फैट में मिक्स करके और स्प्रे कलर पिगमेंट को किसी हॉलो बोन से ब्लो करके। ये सोचने पे मजबूर करता है, इतनी वैरायटी क्यों थी पेंटिंग स्टाइल्स में? क्या ये सिर्फ अवेलेबल रिसोर्सेज पे डिपेंड करता था या ये आर्टिस्टिक चॉइस थी? क्या लगता है? शायद दोनों का मिक्स रहा होगा। ओके, फैसिनेटिंग। लेट्स मूव क्रोनोलॉजिकली टू Q.35 प्री हड़प्पन कल्चर। ये बेसिकली हड़प्पन सिविलाइजेशन से पहले के कल्चर्स हैं, करेक्ट? बिल्कुल। ये ज्यादातर चाल्कोलिथिक कल्चर्स हैं जो हड़प्पन सिविलाइजेशन की हिस्टोरिकल प्रीडेसेसर्स मानी जाती हैं। टाइम फ्रेम है रफली 3300 टू 2500 BCE। ये कल्चर्स इनिशियली मेहरगढ़ बलूचिस्तान के पास ओरिजिनेट हुई और फिर इंडस वैली में अमरी, कोटदीजी, रहमान ढेरी जैसी जगहों तक फैली। वहां से ईस्ट की तरफ कालीबंगन और बनावली तक एक्सपैंड हुई जहां फार्मिंग कम्युनिटीज डेवलप हुई। और इनका डेवलपमेंट कैसे हुआ? इनका डेवलपमेंट हम फेजेस में देख सकते हैं। अर्ली फेज, सिंपल विलेजेस थे, मड ब्रिक के घर, छोटे स्टोन टूल्स, माइक्रोलिथ्स का यूज और सिंपल क्रूड पॉटरी। मिडिल फेज, माइक्रोलिथ्स कंटिन्यू हुए, इवन मेटल के आने के बाद भी सिरामिक्स यानी पॉटरी मेकिंग डेवलप हुई और कलरफुल डेकोरेशंस पर फोकस बढ़ा। लेट फेज, अब बड़े सेक्युलर स्ट्रक्चर्स दिखने लगे जो शायद लार्जर पॉपुलेशन सजेस्ट करते हैं। मल्टीक्रोम पॉटरी की जगह ब्लैक ऑन रेड बाइक्रोम स्टाइल ने ले ली। मड ब्रिक स्ट्रक्चर्स और कॉम्पैक्ट हुए और प्लेटफॉर्म्स पर बनाए गए। और फिर इन्हीं कल्चर से इंडस वैली सिविलाइजेशन निकली? यस, स्कॉलर्स मानते हैं कि इनमें से कुछ फार्मिंग कम्युनिटीज, स्पेशली मेहरगढ़ वाली, इंडस रिवर के फर्टाइल फ्लड प्लेन्स में मूव हुई। वहां उन्होंने ब्रॉन्ज टेक्नोलॉजी अडॉप्ट की और डेवलप हुई इंडस वैली सिविलाइजेशन का अर्बन या मैच्योर फेज। ये अंडरस्टैंडिंग आईवीसी के सीक्वेंस को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे अर्ली सेटल्ड विलेज लाइफ से एक फुल फ्लेज्ड अर्बन सिविलाइजेशन बनी। एक सवाल यहाँ भी आता है, ये ट्रांजिशन विलेज से सिटी तक कितना स्मूथ रहा होगा? व्हाट काइंड ऑफ चैलेंजेस उन्होंने फेस किए होंगे? रिसोर्स मैनेजमेंट, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, काफी कुछ होगा। अब बात करते हैं आईवीसी की सबसे इंप्रेसिव चीज की, Q36 अर्बन प्लानिंग इन द इंडस वैली हड़प्पन सिविलाइजेशन। मैंने सुना है इनकी प्लानिंग एक्सेप्शनल थी। एब्सोल्युटली एक्सेप्शनल। ये सिविलाइजेशन जो रफली 2600-1900 BCE में फ्लरिश हुई, अपने रिमार्केबली यूनिफॉर्म टाउन प्लानिंग सिस्टम के लिए जानी जाती है। ये यूनिफॉर्मिटी सभी मेजर साइट्स पर दिखती है जो एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी या एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ पॉइंट करती है। कैसी थी ये प्लानिंग? डिवीजन कैसा था सिटी का? बड़े सिटीज टिपिकली 2 सेक्शंस में डिवाइडेड थे। एक था सिटाडेल, ये एक छोटा ऊंचा फोर्टिफाइड एरिया होता था, यूजुअली सिटी के वेस्ट में।
इसमें इंपॉर्टेंट पब्लिक बिल्डिंग्स होती थी, जैसे मोहनजोदाड़ो का फेमस ग्रेट बाथ, बड़े ग्रैनरीज, स्टोरेज हाउसेज और असेंबली हॉल्स। दूसरा था लोअर टाउन। ये बड़ा रेजिडेंशियल एरिया था कॉमन लोगों के लिए, यूजुअली ईस्ट में। दोनों सेक्शंस में बिल्डिंग्स रेज्ड मड ब्रिक प्लेटफॉर्म्स पर बनी होती थी, मोस्ट लाइकली फ्लड प्रोटेक्शन के लिए। और जो बर्न्ट ब्रिक्स कंस्ट्रक्शन में यूज हुई, उनका साइज रेशियो, लेंथ, विड्थ, थिकनेस सभी साइट्स पर स्टैंडर्डाइज्ड था, 4.2.1। ये उनकी प्रिसिजन दिखाता है। और क्या की फीचर्स थे इस प्लानिंग के? कुछ बहुत ही एडवांस्ड फीचर्स थे। ग्रिड सिस्टम, हाउसेज और स्ट्रीट्स एक परफेक्ट ग्रिड पैटर्न में अरेंज्ड थे। स्ट्रीट्स एकदम स्ट्रेट थी और राइट एंगल्स पर इंटरसेक्ट करती थी। एडवांस्ड ड्रेनेज सिस्टम, ये तो सच में कमाल का है। एक एक्सीलेंट वेल प्लान्ड अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम था स्ट्रीट्स के नीचे। हर घर से च्यूट्स पाइप्स मेन ड्रेन से कनेक्टेड थे। ड्रेन्स कवर्ड थे और रेगुलर इंटरवल्स पर क्लीनिंग के लिए मैनहोल्स भी थे। मैनहोल्स भी उस जमाने में? हाँ, हाउसिंग, लोअर टाउन में हर घर में कम से कम 2 रूम्स, एक कोर्टयार्ड, एक बाथरूम और एक टॉयलेट होता था। प्राइवेसी का भी ध्यान रखा जाता था। वाटर सप्लाई, पब्लिक वेल्स स्ट्रीट्स के किनारे होते थे सबके लिए। बड़े घरों में प्राइवेट वेल्स भी होते थे। फोर्टिफिकेशन, पूरा सिटी कॉम्प्लेक्स अक्सर एक डिफेंस वॉल से घिरा होता था। वॉल्स को टाइम टू टाइम रीइंफोर्स करने के एविडेंस भी मिलते हैं, जो कांस्टेंट आर्किटेक्चरल विजिलेंस दिखाता है। और आपने ग्रेट बाथ मेंशन किया था। हाँ, मोहनजोदाड़ो का ग्रेट बाथ एक बड़ा पब्लिक वाटर टैंक था, बेक्ड ब्रिक्स का बना हुआ। इसको वाटरप्रूफ बनाने के लिए बिटुमिन, नेचुरल टार से लाइन किया गया था। ये उनके एडवांस्ड इंजीनियरिंग का कमाल का एग्जाम्पल है और लाइकली रिलीजियस या सेरेमोनियल प्योरिफिकेशन के लिए यूज होता था। ये सोचने पर मजबूर करता है, आजकल की मॉडर्न सिटी प्लानिंग आईवीसी से क्या सीख सकती है, स्पेशली सस्टेनेबल ड्रेनेज और वाटर मैनेजमेंट के एरियाज में। बिल्कुल, क्लियरली इतनी प्लानिंग के पीछे एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी होगी। चलिए Q37 इकोनॉमी ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन को समझते हैं। यस, एक थ्राइविंग इकोनॉमी उनके मेजर अर्बन सिविलाइजेशन बनने का एक की रीजन था। हम इस इकोनॉमी को 3 मेन पार्ट्स में देख सकते हैं। 1, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, एग्रीकल्चर, ये चीफ ऑक्यूपेशन था। वो इरिगेशन सिस्टम्स और कैनाल्स यूज करते थे। मेन क्रॉप्स थे वीट, बार्ली, मस्टर्ड। गुजरात में राइस और मिलेट्स के एविडेंस भी मिले हैं। डेयरी प्रोडक्ट्स और फ्रूट्स भी कंज्यूम होते थे। क्राफ्ट्स एंड इंडस्ट्री, क्राफ्ट्समैनशिप, स्पेशली पॉटरी और वीविंग, कॉटन के एविडेंस मिले हैं। हाईली ऑर्गेनाइज थे। दे वर नोन फॉर देयर फाइन व्हील मेड पॉटरी। 2, ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन, सोसाइटी शायद ऑक्यूपेशन के बेसिस पर डिवाइडेड थी। एविडेंस पॉइंट्स टुवर्ड्स कैटेगरीज लाइक इंटेलेक्चुअल एलीट्स, शायद प्रीस्ट्स या रूलर्स, वॉरियर्स, ट्रेडर्स और आर्टिसंस और मैनुअल लेबरर्स। 3, ट्रेड, ये काफी एक्सटेंसिव था। इंटरनेशनल एंड मैरीटाइम ट्रेड, हड़प्पन्स ने सब कॉन्टिनेंट के पहले इंटरनेशनल और मैरीटाइम ट्रेड लिंक्स एस्टैब्लिश किए। उनके कनेक्शंस मेसोपोटामिया, मॉडर्न इराक, पर्शिया, ईरान और अरेबियन गल्फ तक थे। ट्रेडेड गुड्स, वो बीड्स, टेराकोटा पॉट्स, गोल्ड, सिल्वर, वैल्यूएबल कलर्ड जेम्स जैसे टर्क्वाइज और लैपिस लजूली, सी शेल्स, पर्ल्स वगैरह ट्रेड करते थे। सील्स, हजारों हड़प्पन सील्स मिली हैं। माना जाता है कि ये ट्रेड का इंटेग्रल पार्ट थी। शायद गुड्स को आइडेंटिफाई करने या ओनरशिप मार्क करने के लिए यूज होती थी, जैसे मॉडर्न ट्रेड मार्क्स। दैट्स क्वाइट सोफिस्टिकेटेड। लेकिन एक सवाल आता है, इतने वास्ट स्केल पर ट्रेड मैनेज करने में क्या चैलेंजेस फेस किए होंगे उन्होंने? बिना मॉडर्न कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्ट के इतनी दूर तक कोऑर्डिनेशन कैसे होता होगा? हाँ, ये जरूर एक बड़ा चैलेंज रहा होगा। शायद मर्चेंट गिल्ड्स रहे होंगे या कोई स्टैंडर्डाइज्ड सिस्टम। सील्स का इसमें बड़ा रोल रहा होगा। ओके, अब एक इंट्रिगिंग टॉपिक पर चलते हैं। Q38 हड़प्पन रिलीजन। उनकी स्क्रिप्ट तो अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है, तो हम उनके रिलीजन के बारे में क्या जानते हैं? काफी क्लूज मिलते हैं। कुछ की एस्पेक्ट्स हैं। मदर गॉडेस वर्शिप, फीमेल वर्शिप का कल्ट काफी स्ट्रॉन्ग लगता है। बहुत सारी टेराकोटा मदर गॉडेस फिगरीन्स मिली हैं ऑलमोस्ट सभी साइड से। मेल डीटी वर्शिप, एक फेमस सील है मोहनजोदारो से, जिसे पशुपति सील कहते हैं। इस पे एक हॉर्न्ड मेल फिगर है जो योगिक पोस्चर में बैठा है और उसके आसपास एनिमल्स, एलिफेंट, टाइगर, राइनो, बफलो हैं। इसे अक्सर प्रोटो शिवा माना जाता है, यानी शिवा का अर्ली फॉर्म। प्रोटो शिवा, इंटरेस्टिंग। हाँ, फर्टिलिटी कल्ट, कुछ राउंड स्टोन्स और कोन शेप्ड ऑब्जेक्ट्स मिले हैं जो फैलिस या लिंगा जैसे दिखते हैं। इससे फर्टिलिटी कल्ट का आइडिया मिलता है। वर्शिप ऑफ फ्लोरा एंड फौना, सील्स पर एनिमल्स जैसे यूनिकॉर्न, बुल एक मिथिकल क्रिएचर, हम्प्ड बुल और ट्रीज जैसे पीपल ट्री का डिपिक्शन है। ये सजेस्ट करता है कि शायद इनकी वर्शिप होती थी या ये सेक्रेड माने जाते थे। रिचुअल बेदिंग, मोहनजोदारो का ग्रेट पाथ जैसा हमने डिस्कस किया, लाइकली रिलीजियस या सेरेमोनियल बेदिंग प्यूरिफिकेशन के लिए यूज होता था। योगा एंड मेडिटेशन, पशुपति सील का योगिक पोस्चर और एक प्रीस्ट किंग स्टैचू का मेडिटेटिव लुक सजेस्ट करता है कि हड़प्पन शायद योगा या मेडिटेशन से फेमिलियर थे। बिलीफ इन आफ्टर लाइफ, डेड को पॉटरी और ऑर्नामेंट्स के साथ बरी करना, ये सजेस्ट करता है कि वो शायद आफ्टर लाइफ में बिलीव करते थे। और इसका लेटर हिंदुइज्म से क्या कनेक्शन है? ये कहना मुश्किल है कि हड़प्पन्स हिंदू थे इन द मॉडर्न सेंस, पर यह क्लियर है कि उनके कुछ रिलीजियस एलिमेंट्स लेटर हिंदुइज्म में कंटिन्यू हुए, जैसे पशुपति सील, प्रोटो शिवा कॉन्सेप्ट, फैलिक कोन्स, लेटर शिवलिंग वर्शिप, मदर गॉडेस, शक्ति वर्शिप, पीपल ट्री की सेक्रेडनेस, स्वास्तिक सिंबल का यूज, ग्रेट बाथ, सेक्रेड टेम्पल टैंक्स का प्रिकर्सर। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि किसी भी हड़प्पन साइट पर कोई कंक्लूसिव एविडेंस नहीं मिला है किसी टेम्पल स्ट्रक्चर का। ये हमें याद दिलाता है बिना रिटन रिकॉर्ड्स के किसी एंशिएंट सिविलाइजेशन के रिलीजन को इंटरप्रेट करना कितना चैलेंजिंग हो सकता है, कितना इंटरप्रिटेशन है और कितना फैक्ट। सही बात है। Let's dive into their artistic side now. Q39. The Indus Valley civilization marks a period when arts and crafts flourished in the subcontinent. काफी वैरायटी थी उनके काम में, है ना? बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी थी। आईवीसी में रिमार्केबल आर्टिस्टिक अचीवमेंट हुई। उनकी टेक्निक्स एडवांस थी और उनका एस्थेटिक सेंस काफी सोफिस्टिकेटेड था। लेट्स सी द रेंज। 1, पॉटरी, वो फाइन व्हील थ्रोन पॉटरी बनाते थे। 2 मेन टाइप्स थे, प्लेन रेड क्ले पॉटरी और एक डिस्टिंक्टिव पेंटेड ब्लैक एंड रेड वेयर जिसपे ज्योमेट्रिक या एनिमल डिजाइंस होते थे। पॉलीक्रोम या इंसाइज्ड पॉटरी रेयर थी।
2 ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स, वो ब्रॉन्ज कास्टिंग के मास्टर्स थे, लॉस्ट वैक्स टेक्निक यूज करते थे। सबसे फेमस एग्जाम्पल है मोहनजोदारो की डांसिंग गर्ल स्टैचू। छोटी सी है पर उसका नेचुरलिस्टिक पोज, कॉन्फिडेंट पोस्चर, त्रिभंगा और डिटेल्ड ऑर्नामेंट्स, बैंगल्स, नेकलेस कमाल के हैं। हाँ, वो डांसिंग गर्ल तो आइकॉनिक है। बिल्कुल। 3 स्टोन स्टैचूज। स्टोन स्टैचूज में भी रिमार्केबल 3D डेप्थ दिखती है। एग्जांपल्स हैं प्रीस्ट किंग स्टैचू, स्टीयरटाइट स्टोन से बनी, बियर्डेड फिगर, मेडिटेटिव लुक, एक शॉल पहना है जिस पर फ्लोरल पैटर्न है, और एक मेल टोर्सो रेड सैंडस्टोन से बना रियलिस्टिक एनाटॉमी दिखाता है। 4 टेराकोटा फिगर्स। ये फायर बेक्ड क्ले से बनी होती थी, यूजुअली पिंचिंग मेथड से, और जनरली ब्रॉन्ज या स्टोन वर्क से क्रूडर होती थी। सबसे कॉमन टेराकोटा फिगर मदर गॉडेस की है, प्रोमिनेंट ब्रेस्ट्स, फैन शेप्ड हेडड्रेस। इसके अलावा मास्क्स, टॉयज और एनिमल फिगर्स भी मिले हैं। 5 सील्स। हजारों सील्स मिली हैं, मोस्टली स्क्वायर शेप की, स्टीयरटाइट सॉफ्ट स्टोन से बनी और इंटैग्लियो कार्व्ड, डिजाइन अंदर की तरफ खोदा हुआ। इन पर वैरायटी ऑफ एनिमल्स, यूनिकॉर्न, बुल, टाइगर, सिंबल्स, स्वास्तिक और डेटी लाइक फिगर्स, पशुपति है, लाइकली ट्रेडिंग पर्पस के लिए थी। 6 बीड्स एंड ऑर्नामेंट्स। वाइड अरे ऑफ ऑर्नामेंट्स यूज करते थे, नेकलेसेस, आर्मलेट्स, रिंग्स। मटेरियल्स यूज होते थे प्रेशियस मेटल्स, गोल्ड, सिल्वर, जेमस्टोन्स, कार्निलियन, लैपिस लजुली, बोन और इवन बेक्ड क्ले। बीड मेकिंग एक मेजर इंडस्ट्री थी, स्पेशली साइट्स लाइक चन्हुबाड़ो और लोथल में। वाह, काफी बड़ा पोर्टफोलियो है। अगर इन सभी क्राफ्ट्स में से चूज करना हो, कौन सा आइटम आपको लगता है उनकी स्किल और सोसाइटी के बारे में सबसे ज्यादा बताता है? कोई पर्टिकुलर फेवरेट? शायद सील्स, क्योंकि वो आर्ट, इकोनॉमी, रिलीजन, स्क्रिप्ट सबको एक साथ लाती हैं। हाँ, सही कहा। हमने सील्स का जिक्र कई बार किया है। लेट्स फोकस स्पेसिफिकली ऑन देम नाउ। Q40 सील्स आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ हड़प्पन कल्चर। बिल्कुल। सील्स हड़प्पन सिविलाइजेशन के सबसे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स में से एक है। ये हमें उनकी इकोनॉमी, रिलीजन और राइटिंग सिस्टम के बारे में इनवैल्यूएबल इनसाइट्स देती हैं। मटेरियल और शेप के बारे में बताएं। उनके मटेरियल एंड शेप के बारे में बात करें तो ज्यादातर सील्स स्टीयरटाइट, एक सॉफ्ट सोपस्टोन से बनी है। उन पर इंटैग्लियो कार्विंग है। शेप मोस्टली स्क्वायर है और पीछे एक परफोरेटेड बॉस, एक छोटा सा नॉब जिसमें छेद होता था, शायद पकड़ने या लटकाने के लिए। कुछ सिलिंड्रिकल सील्स भी मिली हैं, मेसोपोटामियन इन्फ्लुएंस, और कुछ कॉपर या स्टोन की भी हैं। और उन पे बना क्या होता था? डिपिक्शंस। हाँ, उन पे डिपिक्शन क्या है? एनग्रेविंग्स काफी डाइवर्स और डिटेल्ड हैं। एनिमल्स, ये सबसे कॉमन मोटिव है। यूनिकॉर्न, बुल, एक सिंगल हॉर्न वाला मिथिकल बुल सबसे ज्यादा कॉमन है। इसके अलावा राइनोज, एलिफेंट्स, टाइगर्स, हम्प्ड बुल्स भी हैं। सरप्राइजिंगली काऊ का डिपिक्शन नहीं मिलता है। मिथिकल फिगर्स एंड सिंबल्स, कुछ सील्स पर मिथिकल एनिमल फॉर्म्स या सिंबल्स जैसे स्वास्तिक या क्रॉस बने हैं। डेटी लाइक फिगर्स, कुछ सील्स डेटीज को डिपिक्ट करती लगती हैं। सबसे फेमस एग्जांपल है पशुपति सील। स्क्रिप्ट, ऑलमोस्ट सभी सील्स पर इंस्क्रिप्शंस हैं, एक पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट में जो अभी तक अनडिसाइफर्ड है। और इनका एग्जैक्ट पर्पस क्या था? कोई क्लियर आइडिया? एग्जैक्ट फंक्शन तो डिबेटेड है, पर मल्टीपल पर्पसेस सजेस्ट किए जाते हैं। ट्रेड, प्राइमरी पर्पस कमर्शियल माना जाता है। शायद ये गुड्स के बंडल्स पर लगाए जाने वाले क्ले टैग्स को स्टैम्प करने के लिए यूज होती थी। ये ओनरशिप, ओरिजिन या क्वालिटी मार्क करने का तरीका हो सकता है, जैसे मॉडर्न ट्रेडमार्क्स होते हैं। मेसोपोटामियन साइट्स पर हड़प्पन सील्स मिलना इस थ्योरी को सपोर्ट करता है। आइडेंटिटी, कुछ स्कॉलर्स मानते हैं कि ये शायद आइडेंटिटी कार्ड्स या एम्यूलेट्स, तावीज की तरह भी यूज होती थी। कुछ कॉपर टैबलेट्स मिले हैं जिन पर सिमिलर एनग्रेविंग्स हैं, वो शायद एम्यूलेट्स ही थे। तो ये छोटी सी सील्स कितनी क्रूशियल थी उनकी लाइफ में। अब एक फन थॉट, अगर आज के कॉन्टेक्स्ट में एक हड़प्पन स्टाइल सील डिजाइन करनी हो जो हमारी मॉडर्न लाइफ को रिप्रेजेंट करे, उस पे क्या डिपिक्ट किया जाना चाहिए? क्या सिंबल्स यूज करेंगे हम? शायद स्मार्टफोन या वाईफाई सिंबल। हो सकता है। सील्स पर स्क्रिप्ट की बात हुई तो अब फोकस करते हैं Q41। What is known of the हड़प्पन स्क्रिप्ट? ये अभी तक एक पजल है। करेक्ट। हड़प्पन कल्चर को प्रोटो हिस्ट्री का पार्ट माना जाता है, मतलब राइटिंग एग्जिस्ट करती थी पर हम उसे पढ़ नहीं सकते। ये दुनिया की ग्रेट अनडिसाइफर्ड राइटिंग सिस्टम्स में से एक है। इसके फीचर्स क्या हैं जो हम जानते हैं? फीचर्स क्या हैं जो हम जानते हैं? फॉर्म, ये स्क्रिप्ट पिक्टोग्राफिक है, यानी इसके साइंस ऑब्जेक्ट्स या आइडियाज को रिप्रेजेंट करते हैं, लेटर्स को नहीं। ये स्क्रिप्ट हजारों सील्स, स्मॉल टैबलेट्स, पॉटरी और स्टैम्प्स पर मिलती है। साइंस, रिसर्चर्स ने लगभग 4000 यूनिक साइंस या कैरेक्टर्स आइडेंटिफाई किए हैं, लेकिन इनमें से बहुत सारे बेसिक साइंस के वेरिएशंस लगते हैं। साइंस काफी डाइवर्स है शेप में और अक्सर कार्व्ड एनिमल या ह्यूमन फिगर्स के साथ पाए जाते हैं। लेंथ, इजिप्ट या मेसोपोटामिया की तरह यहाँ कोई लॉन्ग इंस्क्रिप्शंस नहीं मिली हैं। ज्यादातर इंस्क्रिप्शंस बहुत छोटी हैं, बस कुछ कैरेक्टर्स की। ये डिसाइफरमेंट को और मुश्किल बनाता है। डायरेक्शन ऑफ राइटिंग, ज्यादातर एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ये स्क्रिप्ट जनरली राइट टू लेफ्ट लिखी जाती थी। इसका हिंट मिलता है जब कैरेक्टर्स लेफ्ट साइड पर थोड़े क्रैम्प्ड या स्क्वीज दिखते हैं, जैसे लिखने वाले के पास स्पेस खत्म हो गया हो। और इसका पर्पस क्या था? और ये किस लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करती थी? पर्पस लाइकली ट्रेड और एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड था। प्राइवेट प्रॉपर्टी मार्क करना, नेम्स या टाइटल्स लिखना या गुड्स की इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करना। लैंग्वेज कौन सी थी, ये एक बड़ा सवाल है। डाइवर्स ओपिनियंस है। कुछ इसे एंशिएंट संस्कृत या इंडो यूरोपियन लैंग्वेज फैमिली से जोड़ते हैं। प्रोमिनेंट इंडोलॉजिस्ट एस्को पापोला आर्ग्यू करते हैं कि ये प्रोटो द्रविडियन साउथ इंडियन लैंग्वेजेस की एंसेस्टर थी। कुछ और लिंक्स भी सजेस्ट किए गए हैं, पर अभी तक कोई कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है। इंटरेस्टिंगली, अब एआई और डीप लर्निंग मॉडल्स भी यूज किए जा रहे हैं पैटर्न्स एनालाइज करने के लिए। फैसिनेटिंग और फ्रस्ट्रेटिंग भी। सोचने वाली बात है, इतनी एडवांस सिविलाइजेशन की स्क्रिप्ट इतने टाइम तक अनडिसाइफर्ड क्यों रही है? व्हाट कुड बी द स्पेसिफिक चैलेंजेस इन क्रैकिंग दिस कोड? क्या कोई रोजेटा स्टोन जैसी बाइलिंगुअल टेक्स्ट की कमी है या छोटी इंस्क्रिप्शंस? हाँ, बाइलिंगुअल टेक्स्ट ना मिलना एक बहुत बड़ा चैलेंज है और इंस्क्रिप्शंस का छोटा होना भी मुश्किल बनाता है। हम जानते हैं कि मेन साइट्स हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो अब पाकिस्तान में हैं, पर इंडिया में मिली साइट्स का क्या सिग्निफिकेंस है? लेट्स डिस्कस Q42 सिग्निफिकेंस ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट्स फ्रॉम इंडिया। बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस है।
इंडिया में मिली साइट्स आईवीसी की ज्योग्राफिकल एक्सटेंट को दिखाती हैं, यूनिक रीजनल वेरिएशंस रिवील करती हैं और सिविलाइजेशन की कम्प्लेक्सिटी की हमारी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाती हैं। कुछ की साइट्स और उनके फीचर्स बताएं। कुछ की इंडियन साइट्स और उनके यूनिक फीचर्स देखते हैं। लोथल, गुजरात, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इसे वर्ल्ड का ओल्डेस्ट नोन डॉकयार्ड मानता है, जो मैरीटाइम ट्रेड रूट से कनेक्टेड था। ये एक मेजर बीड मेकिंग सेंटर भी था। यहाँ से राइस हस्क मिले हैं, जो आईवीसी में राइस कल्टिवेशन का पहला एविडेंस माना जाता है। धोलावीरा, गुजरात, इसका टाउन प्लान यूनिक है, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड, सिटाडेल, मिडिल टाउन और लोअर टाउन। यहाँ स्टोन का एक्सटेंसिव यूज हुआ है आर्किटेक्चर में, बर्न्ट ब्रिक्स का कम। सबसे इंप्रेसिव है यहाँ का एडवांस्ड वाटर मैनेजमेंट सिस्टम, बड़े रिजर्वोयर और चैनल्स मिले हैं, और एक फेमस साइन बोर्ड मिला है जिस पर 10 लार्ज पिक्टोग्राफिक कैरेक्टर्स हैं। वो साइन बोर्ड तो बहुत फेमस है। जी हाँ, सुर कोतड़ा, गुजरात, यहाँ से हॉर्स बोन्स के एविडेंस मिले हैं, जिसने प्री आयरन एज में हॉर्स की प्रेजेंस पर डिबेट को रीइग्नाइट किया है। कालीबंगन, राजस्थान, यहाँ से अर्ली प्लव्ड एग्रीकल्चरल फील्ड का एविडेंस मिला है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट नोन इन द वर्ल्ड। यहाँ एक्सीलेंट वाटर स्टोरेज टेक्निक्स भी थी, जैसे सिलेंड्रिकल पिट्स और टैंक्स। राखीगढ़ी, हरियाणा, रीसेंट एक्सकैवेशंस अराउंड 2014 के बाद इसे अब तक का लार्जेस्ट डिस्कवर्ड आईवीसी साइट माना जाता है, मोइंजोदाड़ो से भी बड़ा। तो ये साइट्स क्लियरली दिखाती हैं कि आईवीसी कोई एक मोनोलिथिक एंटिटी नहीं थी, बल्कि इसमें काफी रीजनल डाइवर्सिटी थी। पर ये रीजनल वेरिएशंस डेवलप क्यों हुए होंगे? वाज इट एडेप्टेशन टू द लोकल एनवायरनमेंट, या कल्चरल फैक्टर्स, या शायद दूसरी लोकल ग्रुप से इंटरेक्शन? क्या लगता है? मोस्ट लाइकली इन सबका कॉम्बिनेशन था। लोकल एनवायरनमेंट के हिसाब से अडेप्टेशन, लोकल रिसोर्सेज का यूज और आसपास के कल्चर से इंटरेक्शन, सब ने रोल प्ले किया होगा। हर चीज का एक एंड होता है। अब बात करते हैं आईवीसी के डिक्लाइन की। Q43 गिव द वेरियस थ्योरीज बिहाइंड द डिक्लाइन ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये डिक्लाइन कब और क्यों हुआ? अराउंड 1900 BCE आईवीसी का अर्बन फेज डिक्लाइन होने लगा, और बाय 1500 BCE ज्यादातर मेजर अर्बन सेंटर्स अबैंडन हो चुके थे। एग्जैक्ट रीजन अभी भी एक मिस्ट्री है, लेकिन कई थ्योरीज प्रपोज की गई हैं ओवर टाइम। 1. फॉरेन इन्वेजन थ्योरी। सर मॉर्टिमर व्हीलर ने सजेस्ट किया था कि आर्यंस ने इन्वेड करके आईवीसी को डिस्ट्रॉय किया। इसके लिए उन्होंने ऋग्वेद के मेंशंस और मोहनजोदारो में मिले कुछ स्केलेटन्स का रेफरेंस दिया, लेकिन अब ये थ्योरी लार्जली डिस्कार्डेड है, क्योंकि डिक्लाइड आर्यन अराइवल से पहले शुरू हो गया था और वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन के क्लियर साइंस नहीं मिले हैं। अच्छा, तो ये आर्यन इन्वेजन वाली बात अब नहीं मानते? ज्यादातर स्कॉलर्स नहीं मानते। 2. क्लाइमेट चेंज थ्योरी। स्कॉलर्स जैसे सर जॉन मार्शल और ओरेल स्टाइन ने सजेस्ट किया कि क्लाइमेट चेंज, स्पेसिफिकली बढ़ती हुई एरिडिटी, ड्राइनेस, ने उनकी एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय कर दिया। ये एक लाइकली कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर था, पर सोल कॉज होने का कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है। 3. टेक्टोनिक फिनोमेना। जियोलॉजिस्ट राइक्स और डेल्स ने सजेस्ट किया कि टेक्टोनिक अपलिफ्ट ने इंडस रिवर का कोर्स ब्लॉक कर दिया, जिससे मैसिव फ्लड्स आए, लेकिन लेटर जियोलॉजिकल स्टडी से इसका क्लियर एविडेंस नहीं मिला है। 4. हाइड्रोलॉजिकल चेंजेस। ये थ्योरी वाइडली सपोर्टेड है। रिवर्स का कोर्स चेंज होना क्रिटिकल फैक्टर माना जाता है। लैम्ब्रिक ने सजेस्ट किया कि इंडस रिवर अपने कोर्स से शिफ्ट हो गया, जिससे मोहनजोदारो जैसी साइट्स का वाटर सोर्स खत्म हो गया। वीएन मिश्रा जैसे स्कॉलर्स घग्गर हकरा रिवर, जिसे कुछ लोग एंशिएंट सरस्वती रिवर मानते हैं, कि ड्राई होने को मेजर रीजन बताते हैं, जिससे लार्ज एरियाज में डेजर्टिफिकेशन हुई। ये रिवर चेंज वाली थियरी काफी लॉजिकल लगती है। हाँ, काफी हद तक। 5. ब्लैक लाइटनिंग थियरी। ये एक फ्रिंज थियरी है डिमिट्रिएव की, सजेस्ट करती है कि एक मैसिव एटमॉस्फेरिक एक्सप्लोजन जैसे टंगस का इवेंट से टेम्परेचर बढ़ा, टॉक्सिक एजेंट्स रिलीज हुए और सिविलाइजेशन डिस्ट्रॉय हो गई। इसका बेसिस कुछ चार्ड बॉडीज और मेल्टेड स्टोन्स है। ये वाइडली एक्सेप्टेड नहीं है। मोस्ट लाइकली सिनेरियो ये है कि डिक्लाइन किसी एक सिंगल इवेंट से नहीं हुआ, बल्कि कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स से हुआ। क्लाइमेट चेंज, क्रूशियल हाइड्रोलॉजिकल शिफ्ट्स, रिवर का सूखना या कोर्स बदलना, और शायद ट्रेड नेटवर्क्स का ब्रेकडाउन, इन सब ने मिलकर ग्रेजुअली डी अर्बनाइजेशन और कोलैप्स कॉज किया। पर इतनी सारी थ्योरीज में से कौन सी आपको सबसे ज्यादा लॉजिकल लगती है, कंसीडरिंग द वास्ट एरिया ऑफ द सिविलाइजेशन? क्या एक ही रीजन हर जगह इक्वली एप्लीकेबल हो सकता है? शायद नहीं, अलग अलग एरिया में अलग अलग फैक्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट रहे होंगे। डिक्लाइन के बाद क्या हुआ? वाज इट अ कंप्लीट एंड? लेट्स लुक एट Q44, पास्ट हड़प्पन कल्चर। ये फेज रफली 1900 BCE के बाद इमर्ज हुआ, मैच्योर हड़प्पन फेज के डिक्लाइन के बाद। ये इंपॉर्टेंट है कि ये कोई सगन एंड नहीं था, बल्कि एक पीरियड था डी अर्बनाइजेशन का और कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन का। तो लोग कहाँ गए, क्या हुआ उनका? कॉन्टेक्स्ट ये है कि मेजर अर्बन सेंटर्स अबैंडन हो गए, लोग दूसरे एरियाज में माइग्रेट हुए, स्पेशली ईस्ट की तरफ, ईस्टर्न पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी। इससे वेरियस रीजनल रूरल कल्चर्स इमर्ज हुई। इन कल्चर्स पर हड़प्पन इन्फ्लुएंस तो था, जैसे पॉटरी स्टाइल्स में कंटिन्यूटी, पर उनमें वो अर्बन कॉम्प्लेक्सिटी और यूनिफॉर्मिटी नहीं थी। इस फेज के फीचर्स क्या थे? इस फेज के फीचर्स क्या थे? डी जनरेशन ऑफ टाउनशिप। अर्बनिज्म से एक क्लियर मूव अवे था। सेटलमेंट्स मोस्टली रूरल कैरेक्टर के थे। मड ब्रिक स्ट्रक्चर सिंपलर थे। वो ग्रैंड प्लानिंग गायब हो गई। पॉटरी एंड सिरेमिक्स। पहले की फाइन स्टैंडर्डाइज पॉटरी की जगह इल फायर्ड कॉर्जर पॉटरी आई। न्यू शेप्स भी इमर्ज हुए। कुछ एसोसिएटेड रीजनल कल्चर्स हैं। झुकर झंगर कल्चर सिंध में बफ कलर्ड पॉटरी, रैंगपुर कल्चर गुजरात में डिस्टिंक्टिव रेडवेयर, और सेमेट्री एज कल्चर पंजाब में रेडिश पॉटरी विद ब्लैक पेंटेड मोटिव्स। न्यू बरियल प्रैक्टिसेस। हड़प्पा के सिटाडेल माउंट पर सेमेट्री एज कल्चर के अर्न बरियल्स मिले हैं। एशेस को अर्न में रखकर बरी करना, ये हड़प्पन ट्रेडिशन से काफी अलग है और इसे कभी कभी आउटसाइड इन्फ्लुएंस या माइग्रेशन का साइन माना जाता है। ब्रेकडाउन ऑफ ट्रेड। वाइड स्प्रेड इंटरनेशनल ट्रेड कोलैप्स हो गया। मटेरियल्स जैसे मरीन शेल्स जो पहले कॉमन थे अब कम मिलते हैं। तो ये बेसिकली एक ट्रांजिशन फेज था टुवर्ड्स सिंपलर रूरल वेज ऑफ लाइफ। लेकिन क्या इन पोस्ट हड़प्पन कल्चर्स ने आगे आने वाली सिविलाइजेशंस के लिए कोई फाउंडेशन रखा? Did they have any long-term impact? हाँ बिल्कुल, ये कल्चर्स बाद की कल्चर्स जैसे पेंटेड ग्रेवेयर कल्चर जो आयरन एज से जुड़ी है उसके लिए एक तरह का बेस बनी, तो कंटिन्यूटी भी थी। अब एक थोड़ा अलग एंगल देखते हैं। Q45
discuss the contributions of tribal cultures to Indian civilization. इंडिया की civilization में tribal cultures का क्या रोल रहा है? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। एंशिएंट टेक्स्ट्स, एथनो आर्कियोलॉजी, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे, और हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स दिखाते हैं कि ट्राइबल कल्चर्स ने इंडियन सिविलाइजेशन के रिच कॉम्पोजिट फैब्रिक में प्रोफाउंड और लास्टिंग कंट्रीब्यूशंस किए हैं। ये एक टू वे प्रोसेस था। एसिमिलेशन का ट्राइबल एलिमेंट्स मेन स्ट्रीम में आए और ट्राइबलाइजेशन का मेन स्ट्रीम एलिमेंट्स ट्राइबल कल्चर्स में गए। किन एरियाज में contributions दिखते हैं? इंटैक्ट और इंटरमिक्सचर से एक कॉम्प्लेक्स एथनिक ब्लेंड बना जो आज भी विजिबल है। लैंग्वेज, बहुत से वर्ड्स ट्राइबल लैंग्वेजेस से मेन स्ट्रीम इंडियन लैंग्वेजेस में आए हैं, जैसे बाला, हेयर या बाण, एरो जैसे वर्ड्स का ओरिजिन ट्राइबल हो सकता है। सोशल लाइफ, कुछ स्कॉलर्स मानते हैं कि गोत्र सिस्टम शायद गोंड्स जैसी ट्राइब से बोरो किया गया हो। किनशिप पैटर्न्स जैसे क्रॉस कजन मैरिज पर भी ट्राइबल इन्फ्लुएंस दिखता है। टेक्नो इकोनॉमिक लाइफ, आयरन स्मेल्टिंग की स्किल्स शायद असुर ट्राइब से आई हो। राइस कल्टिवेशन की कुछ टेक्निक्स और डिजीजेस के लिए मैजिको रिलीजियस ट्रीटमेंट्स भी ट्राइबल ओरिजिन्स के हो सकते हैं। पॉलिटिकल लाइफ, अर्ली ट्राइबल चीफडम्स और उनकी असेंबलीज जैसे सभा और समिति का इन्फ्लुएंस लेटर पॉलिटिकल सिस्टम्स पर पड़ा हो सकता है। रिलीजन, यहाँ लिटिल ट्रेडिशंस, लोकल ट्राइबल फोक बिलीव्स और ग्रेट ट्रेडिशंस पैन इंडियन ऑफन टेक्स्ट बेस्ड का कांस्टेंट इंटरप्ले रहा है। Concepts like universalization, little tradition becoming great, और parochialization, great tradition becoming localized, important है। मैकन मैरियट ने एग्जाम्पल दिया कि लक्ष्मी पूजा शायद एक लोकल सॉरिटी पूजा का यूनिवर्सलाइज्ड फॉर्म हो। आर्ट्स एंड मेडिसिन, ट्राइबल मिथोलॉजीज, म्यूजिक और ट्रेडिशनल मेडिसिन का डिफ्यूजन हुआ है। कहा जाता है कि वीणा इंस्ट्रूमेंट का ओरिजिन किसी ट्राइबल स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट से हुआ है। बहुत सी वैल्यूएबल हर्ब्स जैसे अश्वगंधा जो आयुर्वेद में यूज होती हैं, ट्राइबल नॉलेज से आई हैं। एक मोनोलिथिक एंटिटी नहीं, बल्कि एक रिच मिक्स है इन सब डाइवर्स इन्फ्लुएंसेस का। ये सोचने पर मजबूर करता है, आज के मॉडर्न इंडिया में इन ट्राइबल कल्चर्स के कंट्रीब्यूशंस कितने विजिबल या एक्नॉलेज किए जाते हैं? डू वी रिकॉग्नाइज दिस डेट? ये एक बहुत जरूरी सवाल है आज के कॉन्टेक्स्ट में। काफी हद तक शायद हम अंडर अप्रिशिएट करते हैं। लेट्स शिफ्ट गियर्स नाउ टू ह्यूमन ओरिजिन्स। Q46 पैलियो एंथ्रोपोलॉजी, ये फील्ड एग्जैक्टली क्या है? पैलियो एंथ्रोपोलॉजी का एक स्पेशलाइज्ड सब फील्ड है जो प्राइमरीली अर्ली ह्यूमंस के ओरिजिन्स और उनके फिजिकल और कल्चरल डेवलपमेंट से कंसर्न्ड है। ये हाईली इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड है। इसमें पैलियोंटोलॉजी, स्टडी ऑफ फॉसिल्स, बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, ह्यूमन बायोलॉजी एंड एवोल्यूशन और कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी, ह्यूमन कल्चर्स सब कंबाइन होते हैं। इसका बैकग्राउंड क्या है? ये फील्ड कब शुरू हुई? इसका बैकग्राउंड देखें तो ये फील्ड लेट 19th सेंचुरी में डेवलप होना शुरू हुई, जब इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज हुई, जैसे निएंडरथाल फॉसिल्स जर्मनी में और डार्विन और हक्सले के इन्फ्लुएंशियल वर्क्स आए। जावा मैन की डिस्कवरी 1891 ने मिसिंग लिंक की सर्च को और स्टिमुलेट किया। 20th सेंचुरी में मेजर ब्रेक थ्रूज साउथ और ईस्ट अफ्रीका से आए, स्पेशली ली की फैमिली के काम से। और अब 21st सेंचुरी में जेनेटिक्स का रोल बहुत बढ़ गया है। हम एंशिएंट डीएनए को कंपेयर करके डिफरेंट होमिनिड स्पीशीज के बीच रिलेशनशिप्स को समझ सकते हैं। और इंडिया में इस फील्ड को नर्मदा मैन फॉसिल की डिस्कवरी 1982 बाय अरुण सुनाकिया से बड़ा बूस्ट मिला। अब रिसर्च इंडियन सब कॉन्टिनेंट के रोल पर भी फोकस कर रही है ओवरऑल ह्यूमन एवोल्यूशन की स्टोरी में। एक सवाल यहाँ बनता है, फॉसिल्स और जेनेटिक्स, ये दोनों टूल्स मिलकर ह्यूमन एवोल्यूशन की कॉम्प्लेक्स पजल को सॉल्व करने में कैसे एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं? What are the unique strengths of each approach? फॉसिल्स फिजिकल एविडेंस देते हैं और जेनेटिक्स रिलेशनशिप्स बताते हैं। हाँ, कुछ ऐसा ही। फॉसिल्स बताते हैं कि वो दिखते कैसे थे, कब और कहाँ रहते थे। जेनेटिक्स बताते हैं कि कौन किससे ज्यादा क्लोजली रिलेटेड है। इंडिया में फॉसिल्स की बात करें तो शिवालिक हिल्स का नाम आता है। लेट्स डिस्कस Q47। डिस्क्राइब द पैलियोएंथ्रोपोलॉजिकल फॉसिल फाइंड्स फ्रॉम शिवालिक हिल्स। हाँ, नॉर्थ इंडिया में शिवालिक हिल्स इंडिया के रिचेस्ट फॉसिल साइट्स में से है, स्पेशली प्राइमेट्स के लिए। लेट 19th सेंचुरी से ही यहाँ होमिनोइडिया सुपर फैमिली, जिसमें एप्स और ह्यूमंस आते हैं, के वेरियस प्राइमेट फॉसिल्स मिल रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज कौन सी हैं? सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज हैं रामापिथिकस और सिवापिथिकस फॉसिल्स की। 1934 में G.E. लुइस ने कुछ ब्रोकन कीथ और जॉ पार्ट्स डिस्कवर किए और उन्हें नाम दिया रामापिथिकस। इनिशियली इसके फीचर्स जैसे शॉर्टर फेस, स्मॉलर कैनाइन टीथ, होमिनिड लाइक यानी ह्यूमन लाइक लगे। तो काफी टाइम तक रामापिथिकस को डायरेक्ट ह्यूमन एंसेस्टर माना गया, जो एप से ह्यूमन लाइन पर स्प्लिट हुआ पहला मेंबर था। लेकिन आप ऐसा नहीं मानते? नहीं, बाद में और फॉसिल्स मिले जिन्होंने रामापिथिकस और एक दूसरे फॉसिल ऐप ड्रायोपिथिकस सिविलेंसिस के बीच स्ट्रॉन्ग सिमिलैरिटीज दिखाई। तो इन दोनों को क्लब करके एक नया जीनस बनाया गया, सिवापिथिकस। एसेंशियली रामापिथिकस अब सिवापिथिकस का ही पार्ट माना जाता है। अच्छा, तो अब सिवापिथिकस के फीचर्स क्या थे? अब सिवापिथिकस के फीचर्स क्या थे? टाइम स्पैन, ये मिडिल मायोसीन पीरियड में रहता था, यानी लगभग 14 से 8 मिलियन ईयर्स पहले। फिजिकल फीचर्स, इसका फेस छोटा था, स्नाउट या मजल कम प्रोमिनेंट था, डेंटल आर्केड यू शेप्ड था, ह्यूमंस में पैराबोलिक होता है, मोलर्स बड़े थे और उन पर थिक इनामल था, जो सजेस्ट करता है कि ये हार्ड फ्रूट्स या सीड्स खाता था। साइज लगभग मॉडर्न ओरंगुटान जितना था। इसके 4 लिम्स मोबाइल थे, शायद आर्म स्विंगिंग के लिए अडेप्टेड थे। बाइपेडलिज्म यानी 2 पैरों पर चलने की टेंडेंसी ऑब्जर्व की गई है, पर यह कंक्लूसिव नहीं है। हैबिटेट, ये लाइकली फॉरेस्ट पेरीफेरी यानी जंगल के किनारे रहता था, जहां से वो दोनों एनवायरमेंट्स, फॉरेस्ट और ओपन लैंड के रिसोर्सेज एक्सप्लॉइट कर सकता था। तो इस डिस्कवरी ने ह्यूमन एवोल्यूशन के अंडरस्टैंडिंग को कैसे बदला? फंडामेंटली बदल दिया। ओल्ड व्यू जो 1980s तक प्रेवेलेंट था कि रामापिथिकस पहला होमिनिड था जो एप्स से अलग होकर ह्यूमन लाइन पर आया। करंट व्यू ये है कि रामापिथिकस, जो अब सिवापिथिकस में इंक्लूडेड है, डायरेक्ट ह्यूमन एंसेस्टर नहीं है। अब वाइडली एक्सेप्टेड है कि सिवापिथिकस मॉडर्न ओरेंगुटान का एंसेस्टर है।
ह्यूमंस और अफ्रीकन एप्स, चिंपांजीज, गोरिल्लाज की एवोल्यूशनरी लाइंस काफी रिसेंटली सेपरेट हुई, शायद 6 से 8 मिलियन ईयर्स पहले। ये डिस्कवरी साइंस की सेल्फ करेक्टिंग नेचर का एक बेहतरीन एग्जांपल है, कैसे नए एविडेंस से पुरानी थ्योरीज रिवाइज होती हैं। फैसिनेटिंग है ना कि एक फॉसिल की री एवेल्युएशन पूरे एवोल्यूशनरी टाइमलाइन को कैसे शिफ्ट कर सकती है। बिल्कुल। इंडिया में एक और क्रूशियल फॉसिल फाइंड है नर्मदा मैन। लेट्स एक्सप्लोर Q48. Describe the fossil of the Narmada man and examine its phylogenetic status and evolutionary significance. नर्मदा मैन, जिसका साइंटिफिक नेम कभी-कभी होमो इरेक्टस नर्माडेंसिस दिया जाता है, एक एक्सटिंक्ट होमिनिड स्पीशीज होमो इरेक्टस की एक पोटेंशियल सब स्पीशीज है। ये कब और कहाँ मिला? इसकी डिस्कवरी 1982 में जियोलॉजिस्ट डॉक्टर अरुण सुनाकिया ने की थी। उन्होंने एक फॉसिलाइज्ड कैलवारिया स्कल कैप यानी अपर पार्ट ऑफ द स्कल फाइंड किया हथनौरा विलेज के पास नर्मदा वैली, मध्य प्रदेश में। लेटर 1997 में उसी एरिया से एक राइट क्लाविकल कॉलरबोन मिला जो सेम इंडिविजुअल का माना जाता है। और ये कितना पुराना है? किस कल्चर से जुड़ा है? इसका टाइम स्पैन एंड कल्चर क्या था? ये कम से कम 4 लाख साल पुराना है, बिलोंगिंग टू द लोअर पैलियोलिथिक पीरियड। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये फॉसिल स्टोन टूल्स के साथ मिला था, हैंड एक्सेस, क्लीवर्स, जो एशोलियन कल्चर के कैरेक्टरिस्टिक टूल्स हैं। ये हैबिचुअल टूल मेकिंग इंडिकेट करता है। साथ में ब्रोकन एनिमल बोन्स भी मिले, सजेस्टिंग नर्मदा मैन वाज लाइकली अ हंटर। इसके फिजिकल फीचर्स और एवोल्यूशनरी पोजीशन क्या है? तो इसके फिजिकल फीचर्स एंड द फाइलोजेनेटिक स्टेटस यानी एवोल्यूशनरी पोजीशन क्या है? क्रेनियल एपेसिटी। इसकी एस्टिमेटेड क्रेनियल कैपेसिटी 1150 से 1400 सीसी के बीच है। ये होमो इरेक्टस के लिए जनरली हाई एंड पर है और अर्ली होमो सेपियंस की रेंज में भी ओवरलैप करती है। स्कल फीचर्स। स्कल लो, लॉन्ग और फ्लैट है विद अ लार्ज ब्रो रिज, टिपिकल एच इरेक्टस फीचर्स। पोस्ट क्रेनियल। क्लैविकल सजेस्ट करता है कि ये इंडिविजुअल एक 25-30 ईयर ओल्ड फीमेल थी जिसका बिल्ड शॉर्ट और स्टॉकी था, सिमिलर टू मॉडर्न अडल्ट पिग्मीज। फाइलोजेनेटिक स्टेटस डिबेटेड। इसका एग्जैक्ट प्लेस एवोल्यूशनरी ट्री में डिबेटेड है। सोनाकिया ने इसे होमो इरेक्टस नेवर्डेंसिस क्लासिफाई किया अचुलियन टूल्स एसोसिएशन के बेसिस पर। फ्रेंच एक्सपर्ट मरी एंटोनेट डिलूमली ने इसे इवॉल्व्ड एच इरेक्टस कहा, हाई क्रेनियल कैपेसिटी की वजह से। कुछ आर्कियोलॉजिस्ट इसे आर्केक होमो सेपियंस में इंक्लूड करते हैं। तो इसकी ओवरऑल एवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस क्या है? ये इंडियन सबकॉन्टिनेंट से लोअर पेलियोलिथिक पीरियड का पहला और अभी तक ओनली रिकॉर्डेड ह्यूमन स्केलेटल रिमेन्स एविडेंस है। इसके फीचर्स, स्पेशली शॉर्ट स्टेचर, से एक हाइपोथेसिस बनी है कि नर्मदा वैली शायद इंडियन मेनलैंड की शॉर्ट बॉडीड पॉपुलेशंस इंक्लूडिंग मॉडर्न पिग्मीज के कॉमन एंसेस्टर्स का होम रहा हो सकता है। ये रीसेंट जेनेटिक स्टडीज और आउट ऑफ अफ्रीका माइग्रेशन हाइपोथेसिस से भी अलाइन करता है। फिर से वही सवाल आता है, एक ही फॉसिल पर इतने डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस, एच इरेक्टस वर्सेस एच सेपियंस, क्यों है? इज इट लैक ऑफ मोर कंप्लीट एविडेंस और जेन्युइन एम्बिग्विटी इन द फॉसिल इटसेल्फ रिप्रेजेंटिंग अ ट्रांजिशनल फॉर्म? शायद दोनों ही बातें। एविडेंस और मिलेगा तो शायद क्लैरिटी आएगी। आर्कियोलॉजी को एक रिलेटिवली नया एंगल देखते हैं अब। Q49 एथनो आर्कियोलॉजी, ये क्या कॉन्सेप्ट है? एथनो आर्कियोलॉजी आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी की एक रिलेटिवली न्यू ब्रांच है। टर्म जेसी फ्यूक्स ने 1900 में कॉइन किया था। बेसिकली ये प्रेजेंट डे लिविंग सोसाइटीज की स्टडी है, इस पर्पस से कि उनके बिहेवियर्स, प्रैक्टिसेस और मटेरियल कल्चर को समझकर हम पास्ट की प्री हिस्टोरिक कल्चर्स को बेटर रिकंस्ट्रक्ट और इंटरप्रेट कर सके, स्पेशली जब हमें सिर्फ उनके आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स मिलते हैं। तो ये पहले क्यों नहीं करते थे आर्कियोलॉजिस्ट? बैकग्राउंड ये है कि 1950s तक आर्कियोलॉजिस्ट जनरली एथनोग्राफिक डेटा जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट लिविंग कल्चर्स को स्टडी करके कलेक्ट करते हैं पर ज्यादा ध्यान नहीं देते थे। लेकिन उसके बाद से आर्कियोलॉजिस्ट ने रियलाइज किया कि कंटेम्प्रेरी सोसाइटीज को स्टडी करना, स्पेशली वो जो सिमिलर एनवायरमेंट्स में रहती हैं या सिमिलर टेक्नोलॉजीज यूज करती हैं जैसे ट्रेडिशनल फार्मिंग या हंटिंग, हमें पास्ट के बारे में वैल्यूएबल एनोलॉजीज दे सकते हैं। तो एथनोग्राफिक डेटा प्लस आर्कियोलॉजिकल एविडेंस इक्वल्स बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बिहेवियर्स दैट क्रिएटेड द आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड। कोई एग्जांपल्स? एग्जाम्पल्स जैसे मॉडर्न स्टोन टूल मेकर्स को ऑब्जर्व करना, जैसे मेसो अमेरिका में स्टोन एज कल्चर्स की टेक्निक्स और सोशल ऑर्गेनाइजेशन समझने में हेल्प करता है। या फिर आरबी ली की स्टडी ऑफ द बुशमैन पीपल इन साउथ अफ्रीका या लुइस बिनफोर्ड की स्टडी ऑफ एस्किमोस, जिससे हंटर गैदरर सबसिस्टेंस पैटर्न्स को बेहतर समझा गया। और इंडिया में इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ? इंडिया में इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ? अर्ली स्टडीज डेक्कन कॉलेज पुणे ने की थी। हाल ही में इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड जैसी स्टेट्स की ट्राइबल कम्युनिटीज को स्टडी कर रहे हैं ताकि वहां की प्री हिस्टोरिक पीरियड्स को बेटर समझ सकें। लेकिन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ भी है, लिविंग कल्चर्स को स्टडी करके पास्ट को समझने में क्या लिमिटेशंस हो सकती हैं? आफ्टर ऑल कल्चर स्टैटिक नहीं होती, वो टाइम के साथ बदलती रहती हैं, सही है? बिल्कुल। तो एनालॉजीज बनाते वक्त केयरफुल रहना होगा। और इसी एथनो आर्कियोलॉजी में दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स यूज होते हैं। क्या 50 एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ सर्वाइवल्स एंड पैरेलल्स एंड देयर रोल इन एथनो आर्कियोलॉजी। इनका क्या मतलब है? ये दोनों की एनालिटिकल टूल्स हैं जो एथनो आर्कियोलॉजिस्ट यूज करते हैं कंटेम्प्रेरी बिहेवियर्स और आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड के बीच कनेक्शंस ड्रॉ करने के लिए। इनकी डेफिनेशन क्या है? इनकी डेफिनेशन समझते हैं। सर्वाइवल्स, ये कॉन्सेप्ट E.B. टाइलर ने दिया था। सर्वाइवल्स ऐसे कल्चरल फिनोमेना, कस्टम्स, बिलीव्स, प्रैक्टिसेस हैं जो उन ओरिजिनल कंडीशंस के खत्म होने के बाद भी एग्जिस्ट करते रहते हैं जिनमें वो डेवलप हुए थे। एसेंशियली ये कल्चर के फॉसिल्स हैं जो प्रेजेंट तक किसी न किसी फॉर्म में परसिस्ट करते हैं इवन इफ उनका ओरिजिनल मीनिंग या फंक्शन लॉस्ट हो गया हो। पैरेलल्स, ये कल्चरल सिमिलैरिटीज हैं जो डिफरेंट कल्चर्स में इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करती हैं। जरूरी नहीं कि उनके बीच कोई डायरेक्ट कॉन्टैक्ट या हिस्टोरिकल लिंक हो। ये बेसिकली सिमिलर एनवायरमेंटल या सोशल प्रॉब्लम्स के सिमिलर सॉल्यूशंस रिप्रेजेंट करती हैं। अच्छा, तो इनका रोल क्या है एथनो आर्कियोलॉजी में? अब इनका रोल इन एथनो आर्कियोलॉजी क्या है? सर्वाइवल्स यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। अगर हम प्रेजेंट में कोई प्रैक्टिस देखते हैं जो एक सर्वाइवल लगती है तो वो हमें पास्ट प्रैक्टिसेस का डायरेक्ट लिंक प्रोवाइड कर सकती है। एग्जाम्पल, जुगांग ट्राइब उड़ीसा में एक कस्टम है कि उनकी यूथ डोमिट्री में कंटिन्यूअसली फायर जलाए रखी जाती है।
उनके फोकलोर में कहानी है कि कैसे उन्होंने फायर खो दी थी और फिर वापस मिली। स्कॉलर महापात्रा सजेस्ट करते हैं कि ये प्रैक्टिस शायद फायर को प्रिजर्व करने की एक एंशिएंट प्री हिस्टोरिक प्रैक्टिस का सर्वाइवल हो सकती है, जो फायर की इमेंस इंपॉर्टेंस को दिखाती है। पैरेलल्स यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ सिमिलैरिटी। जब डायरेक्ट हिस्टोरिकल लिंक या कॉन्टिन्यूटी एब्सेंट हो तो पैरेलल्स हमें एनालॉजीज ऑफर करते हैं। एग्जाम्पल, ओंगे ट्राइब अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में एक प्रैक्टिस है बॉडीज को छोटे स्टोन टूल्स माइक्रोलिथ से डेकोरेट करने की। उनकी टेरिटरी में कोई मेसोलिथिक साइट जहां माइक्रोलिथ्स कॉमन थे नहीं मिली है, लेकिन ये प्रैक्टिस प्री हिस्टोरिक बॉडी डेकोरेशन का एक पैरेलल हो सकती है जो आर्कियोलॉजिस्ट को कहीं और मिले सिमिलर आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स को इंटरप्रेट करने में हेल्प करती है। तो ये लिविंग ट्रेडिशंस एक तरह से पास्ट को अनलॉक करने की कीज प्रोवाइड करते हैं। ये सोचने पर मजबूर करता है, क्या हम अपनी ओन कल्चर में कोई ऐसी प्रैक्टिस ऑब्जर्व करते हैं जो एक सर्वाइवल हो सकती है, कोई रिचुअल, कस्टम या बिलीफ जिसका ओरिजिनल रीजन शायद अब रेलेवेंट ना हो पर प्रैक्टिस चली आ रही हो। समथिंग टू थिंक अबाउट। हाँ, बहुत सी मिल जाएंगे अगर ध्यान दे तो। ओके, तो ये था हमारा इन डेप्थ डिस्कशन इन सोर्सेस पर बेस्ड। बहुत सारा ग्राउंड कवर किया हमने। लेट्स क्विकली रिकैप द मेन थीम्स। बिल्कुल, हमने शुरू किया Q33 प्री हिस्टोरिक आर्ट से, देखा कैसे आर्ट अपर पैलोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक पीरियड्स में इवॉल्व हुई। फिर हमने Q34 भिमबेटका रॉक आर्ट को डिटेल में देखा, उसके पीरियड्स और स्टाइल समझे। इसके बाद हमने Q35 प्री हड़प्पन कल्चर्स को जाना, जो आईवीसी के प्रीडिसेसर्स थी और उनकी ट्रांजिशन को समझा। फिर हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन, आईवीसी की अमेजिंग Q36 अर्बन प्लानिंग, ग्रिड सिस्टम, ड्रेनेज, थ्राइविंग Q37 इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, क्राफ्ट्स, ट्रेड, सील्स, कॉम्प्लेक्स Q38 रिलीजन, मदर गॉडेस पशुपति, आफ्टरलाइफ बिलीफ, हिंदुइज्म लिंक्स और डाइवर्स Q39 आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स को एक्सप्लोर किया। हमने उनकी मिस्टीरियस Q40 सील्स, पर्पस डिपिक्शंस और Q41 स्क्रिप्ट अनडिसाइफर्ड फीचर्स पर भी बात की। फिर हमने इंडिया के इंपॉर्टेंट Q42 आईवीसी साइट्स लोथल, धोलावीरा, राखीगढ़ी वगैरह और उनकी सिग्निफिकेंस देखी। हमने सिविलाइजेशन के Q43 डिक्लाइन की वेरियस थ्योरीज डिस्कस की और Q44 पोस्ट हड़प्पन फेज को समझा, जो डी अर्बनाइजेशन का टाइम था। इसके बाद हमने Q45 ट्राइबल कॉन्ट्रीब्यूशंस का इंपॉर्टेंट रोल देखा इंडियन सिविलाइजेशन के फॉर्मेशन में। फिर हमने ह्यूमन ओरिजिन्स की तरफ शिफ्ट किया, Q46 पैलियोएंथ्रोपोलॉजी फील्ड को समझा, Q47 सिवालिक फॉसिल्स, सिवापिथिकस, रामापिथिकस और उनकी रीवैल्यूएशन देखी और इंडिया के क्रूशियल Q48 नर्मदा मैन फॉसिल को एक्सप्लोर किया, उसके फीचर्स और डिबेटेड स्टेटस जाना। फाइनली हमने Q49 एथनो आर्कियोलॉजी के कॉन्सेप्ट को समझा और उसकी टूल्स Q50 सर्वाइवल्स एंड पैरेलल्स को डिस्कस किया। फैंटास्टिक रिकैप। अब थोड़ा मेमोरी टेस्ट करते हैं जस्ट फॉर फन। याद है भीमबेटका में मेसोलिथिक पेंटिंग्स की क्या खास बात थी कंपेयर टू पैलियोलिथिक? वो छोटी थी और ज्यादा डायनामिक थी, ग्रुप हंटिंग सीन्स थे। सही। आईवीसी का वो सुपर इंप्रेसिव टाउन प्लानिंग फीचर क्या था जो हाइजीन पर इतना फोकस करता था? उनका एडवांस्ड अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम। बिल्कुल। वो फेमस सील जिसे प्रोटो शिवा माना जाता है, उसका कॉमन नाम क्या है? पशुपति सील। करेक्ट। नर्मदा मैन को कुछ स्कॉलर्स एच इरेक्टस के अलावा किस कैटेगरी में रखते हैं उसकी हाई क्रेनियल कैपेसिटी की वजह से? आर्केक होमोसेपियंस। परफेक्ट। और एक लाइन में सर्वाइवल और पैरेलल में मेन डिफरेंस क्या है एथनो आर्कियोलॉजी में? सर्वाइवल में पास्ट से डायरेक्ट कंटिन्यूटी होती है, पैरेलल में सिमिलैरिटी होती है बिना डायरेक्ट लिंक के। क्या बात है, ग्रेट क्वेश्चंस। अब इमेजिन कीजिए कोई किसी दोस्त को हड़प्पन ट्रेड सिस्टम के बारे में बता रहा है। मेन पॉइंट्स क्या हाईलाइट करेंगे? व्हाट डिड दे ट्रेड, विद whom एंड व्हाट वाज द रोल ऑफ सील्स? या फिर अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करने की कोशिश कीजिए एथनो आर्कियोलॉजी आर्कियोलॉजिस्ट की कैसे हेल्प करती है पास्ट को समझने में। ट्राई करके देखिए। ऐसे एक्टिवली रिकॉल करने से इन्फॉर्मेशन सॉलिडिफाई होती है। दैट्स हाउ मेमोरी गेट्स स्ट्रॉन्गर। बिल्कुल, एक्टिव रिकॉल बहुत जरूरी है। तो ये भी हमारे एंशिएंट इंडिया की फैसिनेटिंग दुनिया की एक्सप्लोरेशन थ्रू दीज सोर्सेज। होप ये डिस्कशन इंसाइटफुल रहा और इसने और क्यूरियोसिटी जगाई होगी। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? हमने देखा कि कैसे पास्ट सोसाइटीज डेवलप हुई, उन्होंने क्या इनक्रेडिबल चीजें अचीव की और कैसे वो इवेंचुअली ट्रांसफॉर्म हुई या डिक्लाइन कर गई। ये अंडरस्टैंडिंग हमें अपने प्रेजेंट को भी एक लार्जर हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में देखने में हेल्प करती है। और एक फाइनल थॉट छोड़ जाते हैं सबके लिए। हमने आईवीसी के डिक्लाइन की थ्योरीज में देखा कि एनवायरमेंटल चेंजेस, स्पेशली हाइड्रोलॉजिकल शिफ्ट्स, रिवर्स का बदलना या सूख जाना, कितना क्रिटिकल रोल प्ले कर सकते हैं। आज हम खुद भी सिग्निफिकेंट क्लाइमेट चैलेंजेस और रिसोर्स डिपेंडेंसी, स्पेशली वाटर स्कैसिटी, फेस कर रहे हैं। क्वेश्चन टू पोंडा, इंडस वैली सिविलाइजेशन के डिक्लाइन से, स्पेसिफिकली उनके वाटर मैनेजमेंट चैलेंजेस और उसके कॉन्सिक्वेंसेस से हम अपने फ्यूचर के लिए, अपनी सोसाइटीज की सस्टेनेबिलिटी के लिए क्या स्पेसिफिक लेसन सीख सकते हैं? बहुत जरूरी सवाल। इस इंटरेस्टिंग एक्सप्लोरेशन में साथ देने के लिए थैंक यू। जल्द मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ।